सो हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है फ्रेंड्स। शुरू करते हैं आज की खबरें 23 मई की। उससे पहले एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट था जिसमें मुझे आपका ओपिनियन चाहिए। ठीक है, मैं कल से इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, पूरा हिस्ट्री, जिसमें स्टार्ट करूंगा मैं मॉडर्न इंडिया से, जिसमें मैं पूरी फ्रीडम स्ट्रगल कवर करूंगा। उसके बाद मैं एंशियंट इंडिया पर जाऊंगा और फिर मिडीवल वाला पार्ट भी पूरा कवर करूंगा। ठीक है, दिस कोर्स विल बी यूजफुल फॉर यूपीएससी प्रीलिम एंड मेंस, एसएससी सीजीएल, उसके बाद स्टेट पीएससी। बेसिकली काफी गवर्नमेंट एग्जाम्स में जनरल स्टडीज का जो पार्ट होता है उसमें हिस्ट्री आता ही आता है काफी एग्जाम्स में। ठीक है, तो एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं पूरा कवर करना चाहता हूं। ठीक है, अब आपका ओपिनियन चाहिए मुझे कि आप चाहते हैं या नहीं। व्हाट इज योर ओपिनियन? ठीक, डू यू नीड दैट कोर्स और नॉट? क्योंकि काफी और चीजें मैं पढ़ा सकता हूं, पर मैंने हिस्ट्री का मन बनाया था। तो आप लोग अपनी जरूरत कब से मुझे बताइए आपका ओपिनियन क्या है। ठीक है, तो कई लोग रेगुलरली कमेंट करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, पर जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं प्लीज आज कमेंट करिए और बताइए आप इस हिस्ट्री कोर्स में इंटरेस्टेड रहोगे या नहीं रहोगे। अगर आप लोग, काफी लोग इंटरेस्टेड हैं, तो फिर हम कल से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैं आपके ओपिनियन से ही चीजें बनाना चाहता हूं जो कि यूजफुल साबित हो आपके लिए। ठीक, इसलिए आपके ओपिनियन को मैं हर बार चीजों के लिए लेता रहता हूं। तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। अगर नहीं हो तो कौन सी और चीज चाहते हो आप, वो बताइएगा। ठीक है, तो अगर एक अच्छा नंबर मिलता है तो हम कल से चालू करेंगे। ओके, चलो फ्रेंड्स, आज की खबरें शुरू करते हैं। डेली जीके डोज 23 में 2020 का बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज फ्रेंड्स। इकोनॉमिक्स की खबरें हैं और आज इंटरनेशनल ट्रीटी पे बहुत कुछ है फ्रेंड्स। काफी इंटरनेशनल ट्रीटीज आज पढ़ने को मिलेगी फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स में हिस्ट्री का रोल कम होता है, पर आज एक टॉपिक ऐसा भी है जहां पे करंट का टॉपिक है पर एक हिस्ट्री की ट्रीटी की बात हुई, वो भी बताऊंगा मैं आपको। उसके अलावा इंटरनेशनल काफी यूएस की ट्रीटीज की आज बात होने वाली है। ज्योग्राफिकल लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट आ जाने वाली है क्योंकि खबर में आ रही है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, सारी कवर करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स भाई, वीडियोस रोज दो दो वीडियोस आ रहे हैं, तो अगर पसंद है तो वीडियो लाइक करके जाया करो। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और कर लिया है तो बगल में जो घंटी का सिंबल बना है उसको दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। पहला सवाल। ठीक, जैसे कि आप जानते हैं कि अम्फन साइक्लोन से काफी नुकसान पहुंचा है उड़ीसा और खासकर वेस्ट बंगाल में। सो सवाल यह है, हाउ मच रिहैबिलिटेशन पैकेज हैज बीन अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। ठीक है, जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसके लिए पैकेज कितना अनाउंस करा गया वो बताना है आपको। आप जानते हैं कि कल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बंगाल भी गए थे और उड़ीसा भी गए थे एरियल सर्वे करने के लिए, और सीएम चीफ मिनिस्टर साथ में थे उनके। आंसर देख लीजिए। बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपीस का पैकेज रिहेबिलिटेशन का अनाउंस किया है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से, और उड़ीसा के लिए 500 करोड़ रुपीस का फंड अनाउंस करा गया है। और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने बंगाल के सीएम से बात भी करी, कोई हेल्प अगर उड़ीसा की तरफ से चाहिए, क्योंकि उड़ीसा में सब चीजें काफी आती रहती है, तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट इज वेरी मच अवेयर और काफी अच्छी तरह से तैयार रहती है उड़ीसा की गवर्नमेंट। बंगाल में नुकसान काफी पहुंचा है, तो स्टेट भी आपस में मदद कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए जल्दी रिकवरी हो जाए। इट इज अ रियली सैड इवेंट जहां वहां पे लोग काफी परेशान हैं, और जल्दी रिकवरी हो इसकी उम्मीद करते हैं। सवाल समझ गए। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने यह भी बोला है कि जो लोग डिसीज्ड हैं उनकी फैमिली को 2 लाख रुपीज मिलेंगे, और जो लोग सीवियरली इंजर्ड हैं उनको 50,000 रुपीज का हेल्प मिलेगा इनिशियली। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी और बाद में हेल्प क्या अनाउंस होती है उसको देखना पड़ेगा, फिलहाल की कहानी ये है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट सवाल। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ठीक, एमपीसी, कितने मेंबर्स होते हैं इसमें, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी है ये। इसमें कितने, इसको हेड कौन करते हैं? आरबीआई गवर्नर, ये तो हम जानते हैं। बताइए कितने मेंबर्स होते हैं, सोचिए एक बार। तब तक मैं आपको यह बता दूं कि एमपीसी की जिम्मेदारी क्या होती है? इन्फ्लेशन लेवल मेंटेन रखना। उनकी जिम्मेदारी है कि इन्फ्लेशन 4% पर रहना चाहिए, रिलैक्सेशन प्लस माइनस 2% का है, मतलब कि 2 से लेके 6 के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए, ये इनकी जिम्मेदारी है। इट्स अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेंबर्स कितने होते हैं फ्रेंड्स? देर आर 6 मेंबर्स। अभी के मेंबर्स देख लो आप। अच्छा, पहले एक बात समझ लो, मैं आपको इसको बाद में बताता हूं। कल जो आरबीआई ने डिसीजन लिया है, एक तो रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट कम करके 4% हो गया, तो द करंट रेपो रेट इज 4%। इससे उम्मीद है कि अगर बैंक ने वो एडवांटेज ट्रांसफर किया तो हम में से कई लोग की ईएमआईज कम हो सकती हैं। दूसरी बात, जो एक डिसीजन यहां पे लिया गया है कि जो भी लोन पे मोरेटोरियम था, कि आपको एक एग्जेम्पशन दिया गया था कि ईएमआई आप लेट पे कर सकते हैं, वो 3 महीने और बढ़ा दिया गया है। अब 31 अगस्त तक लोन का मोरेटोरियम एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, चलो मेंबर्स की बात कर रहा था। 6 मेंबर्स हैं, डिसीजन और भी लिए गए हैं, पर ये 2 मेन वाले थे, मैंने बता दिया। ठीक है, चलो अब मेंबर्स देख लो। हेड कौन करता है? शक्तिकांत दास, हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। बाकी मेंबर्स का मैं इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। माइकल देवव्रत पात्रा, ये डेप्यूटी गवर्नर है रिजर्व बैंक के, हु इज इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी।
ठीक है। देन डॉक्टर जनक राज, ही इज द ईडी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हु इज इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये तीन लोग हो गए। उसके बाद डॉक्टर रविंद्र एच ढोलकिया, ही इज अ प्रोफेसर एट IIM अहमदाबाद। पामी दुआ, शी इज द डायरेक्टर एट दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड चेतन घाटे जो हैं, ही इज अ प्रोफेसर एट इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI। ठीक है। पामी दुआ, मैं इन्हें फीमेल, आई एम नॉट वेरी श्योर, इसको मैं क्रॉस चेक कर लूंगा एक बार ये मेल या फीमेल, मुझे जितना पता है फीमेल है, बट हम चेक कर लेंगे इसको एक बार। ठीक है। बट आर दी 6 मेंबर्स क्लियर, मैं इसे चेक करके आपको बता दूंगा। तो ये 6 मेंबर्स का नाम बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, ये सवाल आ सकता है कि मेंबर 6 होते हैं और ये 6 आपके सामने। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चलो हमारा स्टैंडर्ड फेवरेट पैटर्न वापस है। व्हाट इज मेलेथियन? ये आसान होना चाहिए फ्रेंड्स, ये कल की तरह मुश्किल नहीं है, ये थोड़ा आसान वर्ड है। कई लोगों ने इसका नाम सुना होगा, बट दिस वर्ड इज रिलेटेड टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारी कंट्री में हो रही है, एग्रीकल्चर में बहुत परेशानी वाली बात, जो बहुत सालों बाद हो रही है। बताइए मेलेथियन क्या होता है? ये एक तरह का पेस्टिसाइड होता है, पेस्टिसाइड। गैस कर पाए प्रॉब्लम क्या है? लोकस्ट की जो प्रॉब्लम आ रही है, जिसको हम टिड्डी बोलते हैं। पहले फोटो दिखा रहा हूं मैं आपको, ये देखिए, द प्रिंट जो पब्लिकेशन है वहां से फोटो लाया हूं। ये जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं और ये पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। ठीक। और इनकी प्रॉब्लम सीवियरली आ रही है। ये ईरान, पाकिस्तान, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में ये काफी प्रॉब्लम होती है। अगर आप में से कोई आ, यहां पे कभी खेतों में गए हैं या रहते हैं जिन्होंने ये प्रॉब्लम देखी है फेस टू फेस, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ऐसा मैंने सुना है। मैं कभी इसको फेस तो नहीं कर पाया सीधे, सुना बहुत है। खबर सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट खबर। अक्सर जो इंडिया में घुसते हैं ना ये टिड्डी दल वगैरह, पाकिस्तान से आते हैं। ठीक। मैंने बचपन में कॉमिक्स में भी पढ़ा है कि मतलब ये बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, तो इसको हर जगह दिखाया गया है। ठीक। अभी देख लीजिए। सो इंडिया हैज रीच्ड आउट टू पाकिस्तान टू फाइट लोकस्ट, क्योंकि सिर्फ इंडिया से नहीं बनेगा भाई, ये लोग इतने बड़े झुंड में घूमते कि आप सोच नहीं सकते। एक देश से दूसरे देश चले जाएंगे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले जाएंगे। ठीक। पहले प्रॉब्लम सिर्फ राजस्थान में होती थी, अभी प्रॉब्लम MP में भी आने लगी। उसका रीजन मैं बताऊंगा आपको क्यों हो रहा है ऐसा। देख लो पहले। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। So India has reached out to Pakistan to counter a locust invasion which threatens to destroy crops and undermine food security in South and Southwest Asia, a region where the COVID-19 pandemic has already disrupted farming. तो COVID-19 वजह से फार्मिंग वैसे ही परेशान हो रहे हैं फार्मर, सारे फार्मिंग डिस्टर्ब हो रखी है, ये समस्या और आ गई आपकी। ठीक है। इस आर्टिकल को पढ़ते हुए एक बात ध्यान रखना, दैट दिस प्रॉब्लम हैज टू बी टैकल्ड इंटरनेशनली। एक देश इसको नहीं संभाल सकता। ठीक है। अब देखिए, एक ऑफिशियल सोर्स हु डज नॉट विशेस टू बी नेम्ड, तो उन्होंने बताया है दैट इंडिया हैड प्रपोज्ड अ ट्राइलैटरल रिस्पांस इन पार्टनरशिप विद पाकिस्तान एंड ईरान टू कॉम्बैट द डेजर्ट लोकस्ट वेव स्वीपिंग अक्रॉस द एफ्रो एशियन रीजन। तो ये इंडिया, पाकिस्तान और ईरान का एक कोलैबोरेशन की कोशिश करी जा रही है। ठीक। इंडिया ने सजेशन क्या दिया पाकिस्तान को, वो देख लीजिए। इंडिया हैज सजेस्टेड टू पाकिस्तान दैट बोथ द कंट्रीज कोऑर्डिनेट लोकस्ट कंट्रोल ऑपरेशन along the border, दोनों मिलकर बॉर्डर पे कंट्रोल करें इस चीज को। एंड दैट इंडिया कैन फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ मेलेथियन, अ पेस्टिसाइड, टू पाकिस्तान। तो मेलेथियन वो पेस्टिसाइड है जिससे इनको मारा जा सकता है, लोकस्ट को। तो वो पाकिस्तान को सप्लाई करने के लिए इंडिया तैयार है। अब देखिए पाकिस्तान क्या बोलता है। मुझे लगता है इन चीजों पे कोलैबोरेशन होना चाहिए। एंड आखिरी बात देख लो, डेजर्ट लोकस्ट पोज अ मेजर थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी इन द रीजन इंक्लूडिंग इंडिया। ये तो इंटरनेशनल बात होगी। अब इंडिया में कहानी क्या है वो देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश में इनका अटैक हुआ है, पता है कितने सालों के बाद? पिछला इस तरह का इन्वेजन अटैक 1992-93 में हुआ था, उसके बाद अब हो रहा है। नीमच एरिया में, उज्जैन एरिया में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। रीजन ये है कि ये देख लो, पहले तो रीजन बताऊं, मतलब पहले सिचुएशन समझाऊं फिर रीजन बताता हूं। रीजन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 6 स्वाम्स जो ग्रुप होते हैं ऑफ लोकस्ट एंटर्ड। अब देख लो, वर्बल का सवाल भी बन गया। तो पूछता है ना कि लोकस्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्वाम बोलते हैं, स्वाम। ठीक है। SWARM। 6 swarms of locust enter Madhya Pradesh on May 17th from Rajasthan, but it has caused minimal crop damage so far. Fields are fallow. नुकसान मध्य प्रदेश में लोग घुस तो आए हैं पर नुकसान कम हुआ है, क्योंकि फील्ड्स वैसे ही खाली पड़ी थी इस टाइम पे। ठीक है। तो इस कारण से नुकसान कम हुआ है। पिछला अटैक इस तरह का 1992-93 में हुआ था। अब यहां पे रीजन देखिएगा क्यों हुआ ऐसा। क्योंकि बॉर्डर से राजस्थान तो चलो जुड़ा हुआ स्टेट है पाकिस्तान से, की बाउंड्री जुड़ती है, पर MP तो बहुत दूर है, MP तो सेंटर में है बिल्कुल। क्यों आ गया MP तक, उसका रीजन देख लीजिए। ड्यू टू लॉकडाउन,
farmers in Rajasthan who are aware about their movement could not possibly kill them in time. It's a yearly phenomena which timed every year before it reaches मध्य प्रदेश. तो हर बार जो राजस्थान के किसान है वो इनको मार देते हैं एक्टिवली, बिल्कुल, क्योंकि इनको जानकारी बहुत रहती है. पर इस बार लॉकडाउन की वजह से लोग उतना बाहर नहीं निकल पा रहे, तो ये लोग राजस्थानी किसान इनको मार नहीं पाए. इसलिए अब स्वाम ये जो अपने लोकस्ट है घूम रहे हैं आराम से. ठीक, कोशिश करी जा रही है. बट जब फार्मर एक फार्मिंग एक्टिवली होता है ना किस खेतों में, तो फिर फार्मर्स अवेयर रहते हैं, उनको पहले ही मार देते हैं. पर जब लॉकडाउन में आधी एक्टिविटी शुरू है आधी नहीं हुई है, ऐसे में इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है. तो ये उड़ते उड़ते मध्य प्रदेश तक आ गए. ठीक है, खैर सरकार कदम ले रही है, इसमें कोई बात नहीं है. ये जो स्वाम होते हैं अब उसके बारे में बताया गया कितने बड़े होते हैं. इट कुड बी 1 to 2 किलोमीटर, कम से कम 1 से 2 किलोमीटर, और मैक्सिमम 10 से 12 किलोमीटर लॉन्ग होते हैं, और 1.5 से 2 किलोमीटर वाइड होते हैं. ठीक है, एंड दे मूव अराउंड 100 to 150 किलोमीटर एवरी डे ड्यूरिंग डे लाइट इन द विंड डायरेक्शन. सोचिए अब इनकी लंबाई 1 से 2 किलोमीटर से लेके 12 किलोमीटर तक हो सकती है. सोचिए 12 किलोमीटर लंबा ग्रुप कीड़ों का. और विड्थ कितनी हो सकती है? 1.5 से 2 किलोमीटर. और एक दिन में 150 किलोमीटर चलते हैं, लगभग 100 से 150 किलोमीटर विंड के डायरेक्शन में. कैन यू इमेजिन, एक रेक्टेंगल बनाओ 12 किलोमीटर इस टू 2 किलोमीटर का, इसमें लोग मतलब सोचिए कितना नुकसान करते हैं. खैर ठीक, अराउंड लेट इवनिंग, अब दिन में तो उड़ते रहते हैं, लेट. अब एक बात, बहुत मुझे आर्टिकल अच्छा क्यों लगा, मैं रीजन बता दूं आपको. लोकस्ट और टिड्डी की बातें बहुत लोग करते हैं, पर एक्चुअली प्रॉब्लम क्यों आती है उनका एग्जैक्ट प्रोसीजर यहां समझाया गया. और अगर आपने ये बात बोल दी ना, तो आप हीरो बन गए इंटरव्यू में या एग्जाम में. प्रोसीजर पता होना चाहिए कि क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं. ठीक है, दिन में उड़ते हैं. अब अराउंड द इवनिंग, शाम को क्या होता है? दे सेटल डाउन अराउंड द ग्रीनरी एंड अटैक. तो शाम को जब ये थक हार के बैठते हैं तो पूरी हरी भरी फसलों को नुकसान पहुंचा देते हैं लोग. ठीक है, फॉर्चुनेटली देर आर नो क्रॉप्स इन मध्य प्रदेश एट दिस टाइम ऑफ द ईयर. तो ये अच्छी बात है कि नुकसान कम हुआ. समझ गए. अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि अगर दिन में उड़ते तो इनको मारा कैसे जाए, उसका भी एक समय होता है, बहुत टेक्निकल समय होता है. उस प्रोसीजर को देखिएगा. ठीक, आफ्टर दे सेटल डाउन समवेयर अराउंड 7 to 8 PM, तब सरकार पूरा इंतजाम करती है इनको मारने का. उड़ते वक्त तो कुछ काम करा नहीं जा सकता, तब सरकार इंतजाम करती है. ठीक, अब यहां पे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से देख लीजिए, मैं प्रोसीजर आगे समझाऊंगा आपको भी. द स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अप डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम्स कंप्राइजिंग ऑफ रेवेन्यू, पुलिस एंड एग्रीकल्चर ऑफिशियल्स टू ट्रैक द स्वॉर्म्स. तो पूरी टीम सरकार बना चुकी है यहां पे. ठीक, अब यहां देखिएगा, दिस लाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन. द मोस्ट इफेक्टिव टाइम टू किल द लोकस्ट यूजिंग पेस्टिसाइड्स इज अराउंड 3 AM until 9 AM when they fly away. तो 7 से 8 बजे तक ये लोग बैठना शुरू करेंगे. रात लेट नाइट मतलब या अर्ली मॉर्निंग बोल लो आप, सुबह 3 बजे से लेकर सुबह 9 बजे के बीच में इनको मारने का पेस्टिसाइड के हेल्प से बेस्ट टाइम होता है, वरना इसके बाद ये उड़ जाते हैं. ये रीजन होता है. ठीक है, तो ये पूरा टेक्निकल चीज यहां पे सेट हो चुकी है. बाकी सरकार पूरा काम कर रही है. फार्मर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात होती है. तो जब भी एग्रीकल्चर पे सवाल बनते हैं, सब्जेक्टिव GD इंटरव्यू कुछ भी या ऐसे पे, ये बात जरूर लिखिएगा वहां पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है भाई, एग्रीकल्चर से इंपॉर्टेंट हमारे देश में कुछ भी नहीं है, और उसमें इतनी इंपॉर्टेंट बात को आपको डिटेल में इतना बहुत जरूरी होता है. अब समझ में आ गई बात. अब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप इस चीज को बहुत सिस्टमैटिकली समझ पाएंगे और देख पाएंगे. प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर गण इस चीज को देख चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं या उस एरिया में जा चुके हैं, अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा हमारे साथ, क्योंकि इससे लर्निंग बहुत होती है. चलो आगे चलते हैं. फोटो मैंने दिखा दी थी आपको, ये देख लीजिए. सेकंड क्वेश्चन, ये खबर तो आप सब लोगों ने पढ़ी ली होगी. पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पहले CEO का नाम देख लेते हैं, और खबर क्यों मैं ला रहा हूं आप सब लोग जानते हैं. आंसर इज मिस्टर अरशद मलिक. PIA का एक एरोप्लेन लाहौर से कराची जा रहा था, और कराची में लैंडिंग से जस्ट पहले 1 मिनट पहले इंजन खराब होने की वजह से क्रैश कर गया. कराची एयरपोर्ट के पास एक रेजिडेंशियल कॉलोनी थी, उस कॉलोनी में ये गया और बिल्कुल घरों से टकराया. काफी घरों में नुकसान हुआ, और पूरा फोटोज आप देख सकते हैं, धुआं निकलते हुए पूरी फोटोज. अनइमेजिनेबल ट्रेजेडी, एंड वी ऑल फील सॉरी फॉर दिस ट्रेजेडी, एंड लेट अस होप पाकिस्तान जल्दी प्रॉब्लम से निकले. कल तो इवेंट हुआ है, अब कितने कैजुअलिटीज हैं, क्या सब लोग, मुझे एग्जैक्ट नंबर तो आप पेपर में पढ़ लीजिएगा, 91 कुछ बोल रहे थे क्रू मेंबर. मैं ऑफिशियल नहीं बोल रहा हूं, कुछ मतलब 80 के आसपास कुछ लोग थे वहां पे. प्लस मुझे लगता है कि जहां पे गिरा है वहां पे भी कुछ कैजुअलिटीज हो सकती है. एग्जैक्ट डेटा मुझे लगता है आज देखने में आएगा, बट वेरी अनफॉर्चुनेट. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल किसी और कॉन्टेक्स्ट में था, पर वहां पे ज्योग्राफी छुपी हुई थी, तो क्वेश्चन देख लो पहले. वाडी रूम डेजर्ट
किस कंट्री में लोकेटेड है? फ्रेंड्स, डेजर्ट्स, रिवर्स, इन सब की लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है ये बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। खासकर डेजर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पकड़ा जाता है। अब मुझे बताइए वाडी रूम डेजर्ट किस कंट्री में लोकेटेड है, फिर खबर बताऊंगा मैं 5 सेकंड दे रहा हूं आपको सोचने के लिए। पता है तो अच्छी बात है, सोचिए क्या आंसर होगा। वाडी रूम डेजर्ट कहां लोकेटेड है? आपको हिंट दे दूं, मिडिल ईस्ट एरिया में है, मिडिल ईस्ट में कंट्री में है। बताओ आंसर, बताओ। जॉर्डन इज द आंसर, जॉर्डन में। ठीक है, अब खबर देखिए फ्रेंड्स, कहां कहां से खबरें मिलती हैं उस ट्रिक को बताने के लिए मैंने आपको बोला। हिंदू में, द हिंदू न्यूज़पेपर में नेशन वाला जो पेज होता है ना, उसमें खबर आई थी। क्या खबर थी? केरला में जो फिल्म क्रू होता है वो वापस लौटा है जॉर्डन से, क्योंकि एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, मलयालम फिल्म की शूटिंग। उसमें जैसे कई लोग लौटे हैं, क्रू मेंबर्स, एक्टर आप देख सकते हैं। ही इज अ वेरी फेमस एक्टर इन द केरला सिनेमा, एंड पूरे इंडिया के भी बहुत लोग जानते हैं इनको। एक्टर पृथ्वीराज, ये भी आप देख सकते हैं वापस लौट रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब ये तो चलो एक खबर है, ये लोग क्यों लौट रहे हैं? एज अ पार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट्स वंदे भारत इनिशिएटिव। ठीक, तो ये लोग कहां से लौटे हैं? अमान से दिल्ली और कोची, मतलब अमान दिल्ली कोची जो फ्लाइट थी उसमें लौटे एयर इंडिया में। अब हम तो जानते हैं कि ये पूरा चल रहा है, वंदे भारत से बाहर के लोगों को वापस लाया जा रहा है जो इंडिया के हैं, जो बाहर फंस गए थे। ठीक, अब यहां पे देखिएगा ये लोग कहां से लौट रहे हैं। एक शूटिंग चल रही थी जॉर्डन में, कहां पर? वाडी रूम डेजर्ट में, जब पैंडेमिक कोविड-19 आ गया और ये लोग वहां से मूव नहीं कर पाए। अब देखिएगा, हमें मूवी के नाम से कुछ नहीं कर रहा, वो एग्जाम में नहीं आएगा, पर जिस डेजर्ट में शूटिंग चल रही थी वो जरूरी है फ्रेंड्स। वाडी रूम डेजर्ट, जॉर्डन। इतनी खबर बस जरूरी है, बाकी वंदे भारत मिशन तो जानते हैं आप क्या। ठीक है, इसलिए कई बार ऐसी खबरें जहां से कोई उम्मीद नहीं होती कि एग्जाम लायक खबरें मिल सकती हैं, वहां से भी खबरें मिल जाती है, जैसे कि यहां पे ज्योग्राफी की मैपिंग वाली खबर मिल गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लोकेशन देख लो, ये पूरा मिडिल ईस्ट का एरिया है, जॉर्डन में साउथ एरिया में, इधर हमारा है वाडी रूम डेजर्ट। ठीक है, चलो। नाउ दिस वाज द थिंग जो मैं बता रहा था आपको, एक ट्रीटी जो हिस्टोरिकल ट्रीटी है बट करंट में अभी खबरों में आ रही है। आंसर है ट्रीटी ऑफ सुगौली। अभी जो मैं हिस्ट्री शुरू करने की बात कर रहा हूं उसमें सारी ट्रीटी करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलो। हिस्ट्री ट्रीटी ऑफ सुगौली किस ईयर में साइन हुई थी, फिर मैं कॉन्टेक्स्ट समझाऊंगा। फ्रेंड्स, कैन यू इमेजिन कि इस ट्रीटी का नाम क्यों आया होगा? एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू चल रहा है, सोच सकते हो क्या इशू है? सोचो 5 सेकंड। आंसर तो बता रहा हूं, किस ईयर में साइन हुई थी? 1816 में, 1816 में, 1860 में ट्रीटी ऑफ सुगौली साउंड हुई थी। कैन यू टेल मी कि ये क्यों आ रहा है खबर में? बहुत इंपॉर्टेंट इशू। कर पाए? आई थिंक काफी लोग गेस कर पाए होंगे। इंडिया नेपाल का जो मैप इशू चल रहा है ना, उसके बारे में है ये। ठीक, खबर क्या देख लीजिए। पहले सिगौली ट्रीटी का बता दूं मैं, फिर अभी की खबर में जाऊंगा। 1814 से 1860 के बीच में एंग्लो नेपलीज वॉर हुई थी। स्पेलिंग सही लिख दूं मैं, एंग्लो नेपलीज वॉर हुई थी। ठीक है, ये ई है। इसको गोरखा वॉर भी बोलते हैं, गोरखा वॉर, गोरखा वॉर भी बोल सकते हैं। एंग्लो नेपलीज वॉर है, गोरखा वॉर। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, 2 साल चली थी ये वॉर। उसके बाद जो ट्रीटी हुई थी उसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सुगौली। दिसंबर 1815 में ट्रीटी साइन हुई थी और इंप्लीमेंट कब हुई थी? मार्च 1816 में। तो 1815 में साइन हुआ था दिसंबर में, 1816 मार्च में इसको अप्लाई करना शुरू कर दिया था। इसमें क्या हुआ था, नेपाल ने जो भी तराई वाले लो लैंड एरियाज हैं उनसे उन्होंने बैकआउट किया था, जो उन्होंने पहले कॉन्क्वर किए थे उससे अपना ऑक्यूपेशन हटा लिया था। कई और एरियाज जहां पे नेपाल ने कॉन्क्वेस्ट किया था उनको सीड कर दिया। सीड मतलब वापस कर देना। ठीक है, दे सीडेड देयर कंट्रोल, मतलब उन्होंने कंट्रोल गिव अप कर दिया अपना वहां पे जो पहले कॉन्क्वेस्ट किया था। काली नदी सतलुज एरिया के आसपास का जो एरिया था उसकी बात चल रही है, तो तराई एरिया, काली नदी के आसपास का एरिया वो वापस कर दिया, कॉन्क्वेस्ट हटा लिया। दूसरी चीज, ये तो एरिया की बात हो गई। दूसरी चीज, नेपाल इस ट्रीटी के बाद इंडिपेंडेंट बना रहा था। और तीसरी चीज, ब्रिटेन का एक रेजिडेंट वहां पे आकर रहेगा एम्बेसडर की तरह नेपाल में। ये 3 बातें हुई थी। एरियाज की बात है कि नेपाल ने गिव अप किया था कुछ एरिया, जैसे तेराई हो गया, काली नदी के आसपास का एरिया। दूसरा, ब्रिटेन का एक मेंबर वहां पे रहेगा, रेजिडेंट, ब्रिटिश रेजिडेंट एज ए एम्बेसडर। तीसरा, नेपाल इंडिपेंडेंट रहा था। ठीक, अब सवाल सुनिएगा, ये ट्रीटी समझ गए ना? डिटेल में हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये देखो, उसी मैप के बारे में एक अपडेट है। ये अपडेट किसने दिया पहले तो आप देख लो। राजन भट्टाराय की बात आप सुनेंगे यहां पे, जो कि फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को। उन्होंने क्या बोला है, दोनों पक्ष आपको देखने को मिलेंगे। नेपाल्स न्यू ऑफिशियल मैप इन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स डेटिंग बैक टू द अर्ली 19th सेंचुरी। फ्रेंड्स, एक बात बता दूं, वैसे तो पता होगी आपको, 1800 के ईयर्स 18th सेंचुरी नहीं 19th सेंचुरी कहलाता है।
ये बात क्लियर होगी ना आपको? जैसे अभी चल रहा है 2020, तो ये 20th नहीं 21st सेंचुरी। बात बहुत बेसिक सी पर नहीं पता, मैं बता रहा हूं मैं आपको। तो 1816 क्या माना जाएगा? अर्ली 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी? 19th सेंचुरी, ठीक है, वही बात बोल रहे हैं। इट इज डेटिंग बैक टू अर्ली 19th सेंचुरी एंड कैन नॉट बी टर्म्ड आर्टिफिशियल। इंडिया ने बोला था ना कि ये नेपाल जो बड़े बड़े नए एरियाज ला रहा है, ये आर्टिफिशियल मैप है, ये नहीं माने जाएंगे। ठीक है, अब उन्होंने बोला है, हिस्टोरिकल बात समझ लीजिए कि बॉर्डर डिस्प्यूट एट काला पानी रीजन हैज रिसीव द अटेंशन ड्यूरिंग द वाजपेयी ईयर्स, जब वाजपेयी जी प्रेसिडेंट थे, व्हेन अ सीरीज ऑफ मीटिंग्स वाज हेल्ड बिटवीन द टॉप ऑफिशियल्स ऑफ बोथ द साइड्स एंड द सेम शुड बी रिज्यूम एट द अर्लीस्ट टू रीच अ म्यूचुअली अग्रीड सोल्यूशन। तो उन्होंने बोला है वाजपेयी जी के टाइम पे भी काफी मीटिंग्स हुई थी इसको रिजॉल्व करने के लिए, अभी भी दोबारा रिज्यूम होनी चाहिए, टेबल पे दोनों साइड बैठे और डिसाइड करें, ऐसा नेपाल के लोग बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे हिस्टोरिकल एंगल समझना कि ये क्या बोल रहे हैं भट्टाराय जी। ठीक है, ये देख लीजिए, आवर मैप इज नॉट आर्टिफिशियल, वी आर विलिंग टू सिट अक्रॉस द टेबल एंड डिस्कस इट विद आवर इंडियन काउंटर पार्ट्स, आवर पोजिशन इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स dating back to the Treaty of Sugoi of 1816 which demarcated the shape of present day Nepal। तो ये बोल रहा है नेपाल कि 1816 में जो ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी गोरखा वॉर के बाद, उसी को बेस मानते हुए हमने मैप बनाया, हमने आर्टिफिशियल नहीं बनाया। इसलिए फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चंस भी मुझे लगता है बनेंगे एग्जाम में इस तरह के। ठीक है, बाकी इशू समझ लो आप जो कल बताया था मैंने आपको। नेपाल लॉन्च द न्यू ऑफिशियल मैप ऑन वेडनेसडे विच डिपिक्ट्स काला पानी, लिम्पियुधरा एंड लिपुलेक एज पार्ट्स ऑफ द टेरिटरी। बाकी आप जानते हैं कि हमने धारचूला से लिपुलेक तक रोड बनाया 80 किलोमीटर की फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा, उस पर नेपाल ने ऑब्जेक्शन उठाया था। ठीक है, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है, उनके स्पोक्स पर्सन जो है मिस्टर अनुराग श्रीवास्तव, मैंने बोला था ना हर दिन नाम आता है इनको ऑलमोस्ट। ठीक है, he had hit out at Nepal's claims saying such artificial enlargement of territorial claims will not be accepted by India। ठीक है, ये पूरी कहानी है, बाकी अपडेट जैसा भी होता रहेगा हम इसको फॉलो करते रहेंगे। आज का अपडेट मैंने बता दिया आपको, ठीक है, फॉलो करते रहिएगा और हिस्टोरिकल एंगल भी है जो जरूरी है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, ओसीआई के बारे में, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। डिटेल में उसे हम कभी कवर करेंगे किसी वीडियो में, बट थोड़ा एक ब्रीफ में देख लेते हैं। विच ऑफ द, इनके बारे में कुछ रूल्स में चेंजेस आए थे उसकी हम बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी इज नॉट प्रोवाइडेड बाय, नॉट प्रोवाइडेड बाय नहीं, ये टू होगा फ्रेंड्स। ठीक है, मैं बाय द गवर्नमेंट लिखने वाला था, आपको ये बताना है ओसीआई जो होते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इनको इनमें से कौन सी फैसिलिटी नहीं मिलती है। ठीक, आंसर मैं बता दूं, डी ऑप्शन आंसर है, फिर मैं आपको समझाता हूं बात। इनको लॉन्ग टर्म वीजा मिलता है, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विद द फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ये एग्जेम्पशन मिलता है। दे आर इन पैरिटी विद एनआरआईज इन एजुकेशनल फील्ड, पर ये लोग एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, इसमें इनको एनआरआई के बराबर लेवल नहीं मिलता। समझ गए, डिटेल में बताता हूं कहानी, ये रही। ठीक है, अब एक्चुअली क्या होता कि जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो ओसीआई के कुछ चीजों पर बैन लगा था, उनके मूवमेंट पर, मतलब कुछ ऐसी जो फैसिलिटी थी उसमें रिस्ट्रिक्शन लगे थे। वो क्या था देख लो। Visa and travel restrictions were relaxed by the Union Home Ministry on Friday for a limited category of stranded OCIs card holder to come to the country। ठीक है, अब यहां देखिएगा, द लाइफ लॉन्ग वीजा फैसिलिटी जो OCIs को मिलती है to OCIs was temporarily suspended in March in the wake of COVID-19 pandemic। ठीक है, ये चल रहा था, अब उसी में रिलैक्सेशन दिए गए हैं। तो जो मार्च में रिस्ट्रिक्शन इनके लॉन्ग, मतलब जो इनका कहां गया, ये मैं बता रहा था आपको, हाँ लाइफ लॉन्ग वीजा, इस पर रिस्ट्रिक्शन जो तब लगाया था उसमें कुछ एग्जेम्पशन दिए गए हैं, कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है फॉर सम कैटेगरीज, नॉट फॉर एवरीबडी। ठीक है, किसने दिया है? होम मिनिस्ट्री ने। अब वो क्या है देखिएगा यहां पे, ये बता रहा था मैं। अब प्रॉब्लम क्या है पहले वो देख लो कि ओसीआई क्यों बोल रहे हैं प्रॉब्लम इस बात से। सेवरल ओसीआई सेड दैट दे फेल्ट डिस्क्रिमिनेटेड, क्योंकि वीजा तो मिला नहीं उनको, एज इट हैड स्टॉप्ड देम फ्रॉम फ्लाइंग टू इंडिया on the special flights being arranged by the government under the वंदे भारत मिशन। तो ओसीएस को जो लाइफ लॉन्ग वीजा मिलता है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगने के कारण जो वंदे भारत मिशन से इंडियंस को लौटाया जा रहा है, उसमें ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। अब जो एग्जेम्पशन दिए एमएचए ने उसके बारे में सुन लीजिए, कौन सी कैटेगरीज को अलाउ करा गया है मूवमेंट या वीजा के लिए। द कैटेगरीज अलाउड बाय द एमएचए ऑन फ्राइडे इंक्लूड, ध्यान से देखिएगा, माइनर्स बॉर्न टू इंडियन नेशनल अब्रॉड एंड होल्डिंग द ओसीआई कार्ड,
those who wish to come to India on account of family emergencies like death in family, couples where one spouse is a card holder and the other is an Indian national and they have a permanent residence in India, and university students who are card holders, not legally minor but whose parents are Indian citizens living in India. ये कुछ ब्रॉड कंडीशंस हैं जिन कैटेगरीज को रिलैक्सेशन ओसीएस के अंदर दिया हुआ है। ये नहीं पूछेंगे, पर जो पूछ सकते हैं वो देख लीजिए स्कीम के बारे में जो बात हुई है यहाँ पे। रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे ये पूछ सकते हैं, किनको एग्जेम्पशन दिया ये नहीं पूछेंगे, बट ओवरऑल स्कीम के बारे में जो पूछेंगे वो लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है। ठीक, फ्रेंड आपने देखा है जब भी किसी स्कीम की बात होती है उसकी करंट बात कर रहे हैं यहाँ पे जो अभी स्टेटस चल रहा है, पर उसकी हिस्टोरिकल काफी बातें आखिरी पैरा में समझाता है, उसको भी ध्यान रखा करो। तो जो ओसीआई स्कीम है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये जो स्कीम है, दिस ओसीआई स्कीम वाज ऑपरेशनल सिंस दिसंबर 2005, ये ईयर पूछ सकता है आपसे। इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज लाइक, अब ये फैसिलिटी देखना ये पूछ सकते हैं, लाइफ लॉन्ग वीजा, exemption from registration with the foreigners regional registration office, and parity with NRIs in economic, financial and educational fields except purchase of agricultural properties, political and public employment rights। ये नहीं मिलेगा, बाकी जो भी फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल फील्ड है वहां पे एनआरआईज के ऐड पर रहे। इतनी जानकारी एग्जाम के लिए काफी है कि डिटेल में और बातें करनी हो हम देखते रहेंगे, आप भी रिसर्च कर सकते हैं। चलो अगला सवाल। गवर्नमेंट ने जो बहुत सारी कोविड कमिटीज बनाई थी, इंपावर्ड कमिटी, उसमें जो कोविड कमिटी बनी थी मैनेजिंग मेडिकल इमरजेंसी, तो जो इमरजेंसी जो मेडिकल वाली है उनको मैनेज करने के लिए जो गवर्नमेंट ने कोविड कमिटी बनाई थी उसके हेड कौन थे बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको बताना है। कई कमिटी जैसे 6 नंबर वाली कमिटी जो इकोनॉमिक्स वाली फील्ड की थी उसमें बने थे हमारे अमिताभ कांत जो सीईओ ऑफ नीति आयोग है। ये बताना है आपको ये वाली कमिटी के हेड कौन थे। कमिटी ऑन मैनेजिंग मेडिकल इमरजेंसी, आंसर इज वीके पॉल। एक्चुअली कुछ समय पहले इन्होंने एक पीपीटी दिया था, प्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि 16th में के बाद एक्टिव केसेस 0 हो जाएंगे। अब वो बात थोड़ा कंट्रोवर्सी में आ रही, तो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि मैंने ऐसा कभी नहीं बोला, इट इज मिस रिप्रेजेंटेड, और अगर किसी को मिस रिप्रेजेंटेड हुआ है तो उसके लिए उन्होंने अपोलोजाइज किया है। वो एक्चुअली ये बोल रहे थे कि वो ये बताना चाहते थे कि लॉकडाउन की वजह से एक्टिव केसेस की ग्रोथ में कमी आई है, और अगर लॉकडाउन नहीं होता तो काफी केसेस और होते, तो लॉकडाउन से फायदा पहुंचा है, डेफिनेटली कंट्रोल में कोविड-19 आया है, ये वो बोलना चाह रहे थे। पर 16th में को एक्टिव केस 0 हो जाएंगे, ये एक मिस रिप्रेजेंटेशन था, ऐसा उन्होंने क्लैरिफाई किया। ठीक है, चलिए फोटो देख सकते हैं आप मिस्टर वीके पॉल का, ही इज अ मेंबर ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का मेंबर। ठीक है, चलो वीके पॉल। नाउ अब फ्रेंड चलते हैं इंटरनेशनल जोन में, और काफी इंपॉर्टेंट खबर है आज, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला देख लीजिए, हु इज द प्रीमियर ऑफ चाइना, एंड द आंसर इज ले केकियांग। ही इज लाइक अ प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं आप, ऑल्दो वहां पे प्राइम मिनिस्टर या प्रीमियर को इतनी पावर नहीं होती, मेन पावर प्रेसिडेंट के पास होती है जो जी जिनपिंग है। ठीक है, तो प्रीमियर कौन है चाइना के, ली केकियांग। अब खबर ये देखिएगा कि हर साल चाइना जीडीपी टारगेट देता है, पर इस साल नहीं देने वाला, पहली बार हुआ है ऐसा लगभग 30 सालों में, और डिफेंस की स्पेंडिंग चाइना ने बढ़ाई है। बाकी भी खबरें हैं चाइना के बारे में, अब पहले तो ये देख लो आप, एनपीसी मतलब नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जो पार्लियामेंट होती है चाइना की, उसकी मीटिंग 5 मार्च को शेड्यूल थी, जो डिले हुई थी, अब ये मीटिंग हो चुकी है। तो दिस इज द, ये देख लीजिए, इनकी मीटिंग अब हो चुकी है, डिले हुई पर हो गई। द होल्डिंग ऑफ एनपीसी हैज बीन सीन इन चाइना एज रिफ्लेक्टिंग अ रिटर्न टू सम नॉर्मलसी आफ्टर 3 months ऑफ लॉकडाउन। ठीक है, क्योंकि वुहान में जो आउटब्रेक होता है आप जानते हैं। अब यहां पे देख लीजिए चेंजेस क्या है। चाइना हैज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 30 ईयर्स स्क्रैप्ड, मतलब कैंसिल कर दिया, स्क्रैप द अनाउंसिंग एन एनुअल जीडीपी टारगेट, मतलब इस साल उन्होंने जीडीपी टारगेट नहीं दिया। ठीक, अंडरलाइनिंग द सीवियर इकोनॉमिक चैलेंज फेसिंग द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द मिड्स ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। और यहां पे क्या बोला गया वो देख लीजिए, वी हैव नॉट सेट अ स्पेसिफिक टारगेट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द ईयर, मेनली बिकॉज ऑफ द ग्लोबल एपिडेमिक सिचुएशन एंड द इकोनॉमिक ट्रेड सिचुएशन आर very uncertain and China's development is facing some unprecedented factors। ये कहा है वहां के प्रीमियर ली केकियांग ने। ठीक है, कहां कहा है, एट द स्टार्ट ऑफ द एनुअल सेशन ऑफ नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जो वहां की पार्लियामेंट है। ठीक है, एक बात और यहां पे देखिएगा, चाइना ऑन फ्राइडे ऑल्सो अनाउंस दैट इट वुड हाइक, मतलब इंक्रीज करेगा अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बाय 6.6% डाउन फ्रॉम 7.5%। ठीक है, last year
दिस वुड ब्रिंग द प्रपोज मिलिट्री बजट टू अराउंड 117। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या इसमें? हाँ ठीक है, मतलब पिछले साल 7.5% उन्होंने बढ़ाया था। इस बार बात क्या है कि इस बार का इंक्रीज पिछले से कम होने वाला है, बट इंक्रीज तो है, वरना कई देश तो इस टाइम पे इंक्रीज ही नहीं कर पाएंगे भाई। जब इतनी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी, तो मिलिट्री में स्पेंडिंग कौन बढ़ाएगा? ज्यादातर इंक्रीज तो हेल्थ इमरजेंसी में होगा। मतलब जो बेसिकली खर्चा मेडिकल में होने वाला है उस फील्ड में डेफिनेटली बढ़ेगी, हेल्थ वाली फील्ड में बढ़ेगा, बट डिफेंस में, पेरियोड डिफेंस में बढ़ाने वाले हैं। पिछले साल 7.5%, 7.5 इंक्रीज हुआ था। इस साल रेट ऑफ इंक्रीज कम हुआ है, पर इंक्रीज होगा 6.6%। ये भी अच्छा खासा परसेंटेज है, ठीक है। तो एक तो ये खबर, और कितना एक्सपेक्टेड बजट होने वाला है उनका मिलिट्री वाला? 179 बिलियन डॉलर, ह्यूज अमाउंट है, ठीक है। तो दो बातें जरूरी है यहां पे, एक तो ये मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ाने वाली बात, और दूसरी बात, इन्होंने इस बार जीडीपी का एस्टिमेट नहीं दिया है, मतलब प्रॉब्लम बहुत सीवियर इकोनॉमी आने वाली, वो दिख रहा है यहां पे। चलो आगे चलते हैं। ओके, चाइना से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखिएगा, बेसिक लॉ। ये जो शब्द है बेसिक लॉ, इट रिफर्स टू द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिक लॉ के नाम से जाना जाता है? इट इज ऑफिशियल वर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर है हांगकांग, ठीक है। आप जानते हैं हांगकांग इज एक तरह का सेमी ऑटोनॉमस रीजन, SAR, ठीक है। और बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, आप जानते हैं कि वो लोग नहीं चाहते कि जो भी चाइना के इंटरवे, चाइना हांगकांग का अपना पार्ट मानता है, पर यहां पे हांगकांग में कई ऐसे फैक्शन है जो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, वही पूरा टसल बहुत सीवियरली चल रहा है। उसी के बारे में खबर है, खबर देखिएगा, दो तीन खबरों को मैं साथ में जोड़ के बताऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहां पे, चाइना इज प्लानिंग अ न्यू लॉ। कौन सी लॉ? सिक्योरिटी लॉ फॉर हांगकांग, ठीक है। रीजन क्या है वो देख लीजिए। जो पार्लियामेंट है, एनपीसी की बात कर रहा हूं, जो अभी बीजिंग में, चाइना में जो बैठी थी अभी, ये आर्टिकल देखा था ना, मैं इसी की बात कर रहा हूं, एनपीसी की बात, ठीक है। इसी में सारे डिसीजन लिए जाते हैं। अब देख लो रीजन क्या है। पार्लियामेंट इज गोइंग टू डिस्कस अ बिल ऑन, अब ये जो सिक्योरिटी लॉ हांगकांग के बारे में नई आने वाली है, उसका रीजन चाइना ने क्या दिया है वो देखिएगा। इंप्रूविंग द लीगल सिस्टम एंड इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म फॉर द सिटी, ये रीजन दिया गया है, ठीक है। इससे ये लोग अपना कंट्रोल और स्ट्रांग करेंगे चाइना के ऊपर, हांगकांग के ऊपर, विच इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर हांगकांग। अब रीजन देख लो एक बार। सच अ मूव हैज लॉन्ग बीन अंडर कंसिडरेशन, बहुत पहले से चाइना कोशिश कर रहा है इस तरह की लॉ की, बट इट वॉज हेस्टेंड बाय मंथ्स बिकॉज ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट। कई समय से ट्राई कर रहा है, बट क्योंकि काफी प्रोटेस्ट हो जाते हैं ऐसे प्रपोजल्स पे, इसलिए पास नहीं करवा पाया, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, हांगकांग की हिस्ट्री जान लीजिए। इट इज अ फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी दैट वाज हैंडेड ओवर टू चाइना इन 1997, ठीक है। अब इस तरह के जो सिक्योरिटी लेजिस्लेशन या लॉज होते हैं, सच लेजिस्लेशंस वाज लास्ट प्रपोज्ड इन 2003 अंडर आर्टिकल 23 ऑफ द बेसिक लॉ, ये वर्ड, which is Hong Kong's mini constitution, bringing hundreds of thousands of territory citizen out in protest। 2003 में पहले कोशिश करी थी चाइना इस तरह की लॉ पास करने के लिए, तब बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट में आ गए थे, तो पास नहीं हो पाया। अब दोबारा कोशिश करिए। अब इस लॉ से एग्जैक्टली क्या होगा वो भी देख लीजिए। ये आज के आर्टिकल में बता रहा हूं, ये आर्टिकल इंटरनेशनल पेज पे द हिंदू में मिलेगा आपको, उसका एक हिस्सा बता रहा हूं जहां पे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। बाकी देखो 1997 में चाइना को मिला था, ब्रिटेन ने दिया था आर्टिकल 23, तो मैंने बताई दिया आपको। अब एक खबर देख लो। द न्यू लेजिस्लेशन विल रिक्वायर हांगकांग लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेग को, हांगकांग की लेजिस्लेटिव काउंसिल टू पास द लेजिस्लेशन एज सुन एज पॉसिबल, ऑल्दो कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये जो नया लेजिस्लेशन है, इसका रिक्वायरमेंट क्या है कि जो हांगकांग की लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको इसको एज सुन एज पॉसिबल पास करना पड़ेगा, टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है। मोर इंपॉर्टेंटली it will likely allow Beijing to bypass legislative council if it chooses to। किन कारणों से? NPC standing committees authorized to draft law related to establishment and completion of legal system and enforcement mechanism for the preservation of national security। तो लीगल सिस्टम और नेशनल सिक्योरिटी को प्रॉपरली अप्लाई करने के लिए बीजिंग में जो एनपीसी की स्टैंडिंग कमिटी है, वो हांगकांग की लेजिस्लेटिव काउंसिल को बाईपास कर सकती है। तो इस स्टेप से हांगकांग की ऑटोनॉमी बहुत सीवियरली अफेक्ट होगी। अब ये बिल पर डिस्कशन हुआ है, आगे कैसे बढ़ता है उस पर हमें बहुत पैनी नजर रखनी पड़ेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एक सवाल फ्रेंड्स, क्या इंडिया का रोल इसमें है? आ गया रोल, कैसे आ गया देख लो।
चाइना जानता है कि जैसे वो इस लॉ को आगे बढ़ाएगा तो बहुत हंगामा मचेगा इंटरनेशनली, ठीक है। इसलिए पहले से ही वो कई कंट्रीज से बात कर रहा है कि वो लोग पहले से ही मान जाए, उसमें इंडिया से भी बात कर रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, इधर देखो। China has sought the support and understanding of India and other countries for its controversial decision to impose a new national security law on Hong Kong, saying that the new draft legislation is aimed at containing the secessionist, इसका मतलब ऐसी फोर्सेस जो देश को तोड़ना या अलग होना चाहती हैं, forces in the former British colony who has posed a grave threat to the country's national security and sovereignty। ये रीजन चाइना ने दिया है, ठीक है। अब इन एन एपरेंट मूव टू ब्लंट एनी इंटरनेशनल बैकलैश जो बाद में आ सकता है, चाइना हैज सेंट डिमार्चेस टू इंडिया एंड अदर कंट्रीज एक्सप्लेनिंग द रीजन फॉर द ड्राफ्ट लेजिस्लेशन। तो चाइना ने कई देशों को और इंडिया को भी भेजा है डिमार्च की भाई देखो काफी प्रॉब्लम है, कई फोर्सेस हांगकांग में ऐसी हैं जो अलग होना चाहती हैं, उससे कंट्री के नेशनल सोवरेनिटी और सिक्योरिटी पे खतरा है, उसी से बचने के लिए हमें सिक्योरिटी लॉ ला रहे हैं और इंडिया को भेजा गया है। तो बेसिकली वही चक्कर है कि हम कुछ गलत करने जा रहे हैं और हमने कॉन्फिडेंस पहले से गेन कर लिया जो लोग बाद में अपोज कर सकते हैं, ठीक है। बड़ी स्मार्ट मूव है, पर मुझे लगता है कि इंडिया को अपोज करना चाहिए इस बात को। अब वो करते या नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि बड़ा ही स्मार्टली खेल रहा है कि एक्चुअली जब इतना बड़ा देश हांगकांग जैसे छोटे शहर पे अटैक करता है, अटैक मतलब अटैक नहीं किया पर सप्रेस करता है, तो फिर इंटरनेशनल बैकलैश एक सपोर्ट होता है कि भाई वो कंट्री सपोर्ट करेंगे, उनको पहले से कॉन्फिडेंस में लेना चाह रहा है चाइना, ठीक। तो देख रहे हो कितनी चीजें हो रही डेवलपमेंट आसपास, इन सब पे हमको नजर रखनी पड़ेगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू बढ़ रहा है आगे, हर अपडेट जो भी आएगा मैं बताता रहूंगा आपको, समझ गए। तो इंडिया को डायरेक्टली इन्वॉल्व करा है, इंटरेस्टिंग बात है ये। अब इंडिया का रिस्पॉन्स क्या होगा ये हम पे नजर रखनी पड़ेगी कि ऑफिशियली इंडिया क्या रिस्पॉन्ड करता है, ये खबर कुछ दिनों में आएगी, ठीक है। तो देख रहे हैं आप रेगुलर पेपर पढ़ने पर ये फायदा होता है, आपको पता है अगला स्टेप क्या होने वाला है। अगला स्टेप क्या होगा, हमारी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कुछ जवाब देगी इस चीज पे कि हम लोग क्या सोचते हैं, वो भी हमको देखना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। इंटरनेशनल ट्रीटी में बस 2-3 सवाल और बचे, फिर कहानी वाइंड अप करेंगे। ओएसटी, ओपन स्काई ट्रीटी, ठीक है। इस ट्रीटी को यूएस छोड़ने वाला है, डिटेल खबर बताऊंगा मैं आपको। ओएसटी किस साल फोर्स में आई थी आपको बताना है, आंसर इज 2002। 2002 में ओपन स्काई ट्रीटी फोर्स में आ चुकी थी। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रीटी है, किस बारे में देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसमें 2-3 ट्रीटीज की बात करी है एंड ऑल द 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये देख लो, जल्दी से बता देता हूं इसमें आपको इसके बारे में। यूएस हैज गिवन नोटिस दैट इट विल एग्जिट द ओपन स्काईज ट्रीटी। अब ये क्या है वो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज एन अग्रीमेंट दैट अलाउज कंट्रीज टू मॉनिटर सिग्नेटरीज आर्म्स डेवलपमेंट बाय कंडक्टिंग सर्वेलेंस फ्लाइट ओवर ईच अदर्स टेरिटरी। जितने भी सिग्नेटरीज हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह का एक सर्विलेंस फ्लाइट कर सकते हैं ताकि वो देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि वहां पे आर्म डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा, ठीक है। और समझाऊंगा इसके बारे में आपको। ये देखो, वो जितनी भी कंट्रीज ने साइन किया है, तो एक देश दूसरे के ऊपर सर्विलेंस रख सकता है कि दूसरा इंसान आर्म डेवलपमेंट तो नहीं कर रहा, ठीक है। अब रीजन क्या दे रहे हैं, ये अनाउंस किया है यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कि यूएस बैकआउट कर रहा है, माइक पॉम्पियो ने। और रीजन दिया है कि रशिया इज कंटिन्यूसली एंड फ्लैग्रेंटली वॉयलेटिंग द ट्रीटी। तो बोल रहे हैं रशिया तो वॉयलेट करता रहता, हम क्यों ट्रीटी में रहे, हम जा रहे हैं, वही बात है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है दैट द डील कुड बी अमेंडेड एंड अ न्यू वन कुड बी मेड, ठीक। नाउ आई थिंक वी हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद रशिया, बट रशिया डिड नॉट अडहियर टू द ट्रीटी, सो अंटिल दे अडहियर वी विल पुल आउट, बट देर इज अ चांस दैट वील मेक अ न्यू अरेंजमेंट, या मतलब कुछ नया काम करा होगा, ठीक। अब यहां ध्यान दीजिएगा, द आइडिया बिहाइंड ओएसटी विच वॉज प्रपोज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ईयर्स, किसने प्रपोज किया था आइडिया, उस टाइम के जो यूएस प्रेसिडेंट थे ड्वाइट एसेनहावर, कई डिकेड के बाद वो अप्लाई हुआ, ठीक है। साइन हुआ था 1992 में, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। एंड हाँ, ड्यूरिंग जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश प्रेसिडेंसी एंड आफ्टर द सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा 1992 में जब यूएस के प्रेसिडेंट एच.डब्ल्यू. बुश, जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश थे, और जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो चुका था उसके बाद ये साइन हुआ था। बट ये इफेक्ट कब आया था, जब 2002 का ईयर था, और तब कौन थे प्रेसिडेंट, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ये सीनियर और जूनियर की बात है, वो सीनियर थे, जूनियर वाले हैं, ठीक है। अब देखिएगा मेन रीजन कि ये पैक्ट या ट्रीटी करती क्या थी। It allows its 34 signatories to conduct unarmed reconnaissance flights over the territory of treaty countries। अब यहां ध्यान दीजिएगा,
दूसरी कंट्री में अनआर्म्ड आप इस तरह से एक फ्लाइट चला सकते हैं जो ये ऑब्जर्व करेगी कि दूसरा देश आर्म बिल्डिंग तो नहीं कर रहा, ठीक है। पर अनआर्म्ड होना चाहिए, आप ऐसे नहीं कि बंदूक और पूरे उस तरह के आर्म्ड फ्लाइट लेके सब कर रहे हो, अनआर्म्ड फ्लाइट होनी चाहिए, जरूरी बात है, ठीक है। पर यहां पे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, यूएस भले ही बैकआउट कर रहा है पर इस ट्रीटी का इस्तेमाल यूएस ने रशिया से ज्यादा किया है। ये देख लो, द यूएस हैज यूज द ट्रीटी मोर इंटेंसिवली देन रशिया। तो बिटवीन 2002 एंड 2016 इन 14 ईयर्स के इंटरवल में 196 फ्लाइट्स यूएस की आई है रशिया में। तो यूएस की 196 फ्लाइट्स रशिया के ऊपर है, पर रशिया ने सिर्फ 71 फ्लाइट्स का यूज किया है, ठीक है। ये रीजन यहां पे दिया जा रहा है। तो ट्रीटी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां पे दो ट्रीटी की और बात हो रही है, देख लो। द यूएस एग्जिट लास्ट ईयर फ्रॉम अनदर आर्म डील विच द वेस्ट साइंड विद रशिया, ठीक है। तो एक यूएस, ये सॉरी सब्जी के वाले बार निकलते रहते हैं तो थोड़ी आवाज आती है, सॉरी फॉर दैट। लास्ट ईयर भी यूएस इस तरह की डील से बैकआउट कर रहा था जो वेस्ट ने रशिया का साइन करी थी, उसका नाम देख लो, द इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, आईएनएफ ट्रीटी। अगेन वेरी, एक ट्रीटी कौन सी हो गई, ओपन स्काई ट्रीटी, दूसरी कौन सी होगी, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, आईएनएफ ट्रीटी, ठीक है। इससे भी यूएस बैकआउट कर चुका है, ठीक। अब यहां पे देख लो इस बारे में, अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, दो ट्रीटी से वो बैकआउट कर चुका है, अब एक खतरा है तीसरी ट्रीटी के ऊपर, ठीक है। एज वेल एज अब यहां पे क्योंकि उससे करा और ओएसटी से भी कर चुका है डिपार्चर, ओएसटी मतलब ओपन स्काई ट्रीटी। अब खतरा यह है कि रशिया को लग रहा है दैट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन मे नॉट रिन्यू द न्यू स्टार्ट ट्रीटी। ये तीसरी ट्रीटी आ गई, न्यू स्टार्ट ट्रीटी। इट इज एन अग्रीमेंट साइंड बाय द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन विद रशिया दैट कैप्स रशियन एंड यूएस न्यूक्लियर आर्सेनल। द न्यू स्टार्ट ट्रीटी इज ड्यू टू एक्सपायर नेक्स्ट फरवरी। अब देखिएगा, न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है यहां पे किसके बीच में साइन हुई थी, रशिया और यूएस के बीच में, ताकि इनकी जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, न्यूक्लियर वेपन, उन पे कैप लग सके, अपर लिमिट। और ये अगले साल फरवरी में खत्म होने वाली है। अब रशिया को लग रहा है कि यूएस इसको भी रिन्यू नहीं करेगा, ठीक है। अब यूएस का रीजन क्या है, यूएस का रीजन ये है कि इट इज वरिंग दैट अगर न्यू स्टार्ट ट्रीटी को बढ़ाते हैं तो उसका यूएस के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि इस ट्रीटी में चाइना तो है नहीं, तो हम यूएस और रशिया तो ट्रीटी फॉलो करते रहेंगे, पर चाइना का क्या होगा। तो वो ये बोल रहे हैं कि जब तक बिना चाइना के ऐसी ट्रीटी बनाओगे तो कुछ फायदा है नहीं। तो इसलिए चांसेस है कि फरवरी में इस ट्रीटी से भी बैकआउट कर सकते हैं। तो समझ गए, इंटरनेशनल की ये बात कर रहा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली कौन सी आ गई, ओपन स्काई ट्रीटी, पहली ट्रीटी। दूसरी कौन सी आ गई, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी, जिससे यूएस लास्ट ईयर बैकआउट करके था। और तीसरी जो अगले साल फरवरी में खत्म हो रही है, विच इज रिगार्डिंग द कैपिंग ऑफ न्यूक्लियर आर्सेनल बिटवीन रशिया एंड यूएस, उसका नाम देख लो, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जिसमें चाइना नहीं है। ये तीन ट्रीटी पे आपको खास नजर रखनी पड़ेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो दो छोटे सवाल और। एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है फ्रेंड्स, केकेआर, उन्होंने इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया है 11,367 करोड़ रुपीस। किस इंडियन फर्म में, आप नाम गेस कर चुके हैं। आजकल ज्यादातर इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में आ रहे हैं। जियो इज द आंसर, रिलायंस जियो, ठीक। बहुत सारी कंपनी पहले इन्वेस्ट कर चुकी, लिस्ट दी है यहां पे, द हिंदू से इकोनॉमी पेज का आर्टिकल है ये, देख लो कौन इन्वेस्ट कर चुका पहले बताया मैंने आपको, फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा एंड जनरल अटलांटिक। और जब जब ये आया था इन्वेस्टमेंट, हर बार खबरों में मैंने सारी कंपनीज को इंक्लूड किया है। और आज एक नई कंपनी आ चुकी है, प्राइवेट इक्विटी मेजर केकेआर, which has agreed to buy 2.32% stake in Reliance Industries wholly owned digital subsidiary Jio platform, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, लगभग 11,367 करोड़ के आसपास। दिस इज केकेआर लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट इन एशिया, ठीक है। और जितनी सारी कंपनीज ने इन्वेस्ट रिसेंटली किया है जियो में, सबसे बड़ा फेसबुक था, जिन्होंने जियो के 9.99% स्टेक खरीदे थे, ठीक है। तो इन सारी कंपनीज का नाम ध्यान रखना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, विच कंपनी हैज अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ 50,000 सीजनल रोल्स या जॉब्स टू कोप अप विथ सर्ज इन डिमांड इन इंडिया। सीजनल जॉब्स या रोल्स क्रिएट है, आंसर है अमेजॉन इंडिया। तो आर्टिकल देख सकते हैं आप, अमेजॉन इंडिया ने बोला है कि वो 50,000 सीजनल रोल्स क्रिएट करेगा, जॉब्स क्रिएट करेगा, क्योंकि एक सर्च डिमांड में इंडिया की तरफ से आने वाली है, उसके लिए, ठीक। अच्छी बात है, ये देख सकते हैं। देयर विल बी वैरायटी ऑफ रोल्स इन फुलफिलमेंट सेंटर्स, डिलीवरी नेटवर्क,
इंक्लूडिंग पार्ट टाइम फ्लेक्सिबल वर्क अपॉर्चुनिटीज एज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स विद Amazon। मतलब ये पूरा वेरिएबल तरह के फ्लेक्सिबल रोल्स यहाँ पे आएंगे। It had opened almost 50,000 seasonal roles to meet the surge in demand from people relying on the e-retailer services। ये पूरी कहानी बोली गई है। कैसे क्रिएशन होता है उसको हम देखते रहेंगे, ठीक है। इनको ये भी लग रहा है कि ई कॉमर्स का रोल थोड़ा बढ़ने वाला है कोविड-19 क्योंकि लोग थोड़ा कम बाहर निकल रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने बोला। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के आई थिंक 13 क्वेश्चंस हो गए, बट बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी आज अक्रॉस ऑल द फील्ड्स। इसे डिटेल में लाना मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि छोड़ नहीं सकता मैं। और काफी देखो इंटरनेशनल खबरों में देखा 3 ट्रीटी की बात हुई थी, फिर सुगौली ट्रीटी की बात हुई, कितनी सारी खबरें थी जिससे सवाल बन सकते हैं एग्जाम में। इसीलिए पूरा कवरेज करना मेरी जिम्मेदारी, जो मैंने किया। कंटेंट पसंद आया हो फ्रेंड्स तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर करिएगा, खासकर वो हिस्ट्री वाले के जो बारे में मैंने बोला है आपको कि हिस्ट्री वीडियो मुझे बनाना, आप इंटरेस्टेड है यानी हिस्ट्री में, उसके बारे में आप कमेंट करना, ठीक है। मुझे वेट रहेगा उस चीज का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।